राजस्थान सरकार ने राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मांकन का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी किया है। नीति में फिल्म निर्माण पर 30% तक सब्सिडी, न्यूनतम व्यय सीमा, स्क्रीन टाइम आधारित प्रोत्साहन, राजस्थान में शूटिंग दिवस के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन, सरकारी लोकेशन पर शुल्क प्रतिपूर्ति और पुरस्कार विजेता फिल्मों के लिए विशेष प्रोत्साहन शामिल है। इसके अलावा फिल्म और टेलीविजन संस्थानों में राजस्थान निवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, राज्य की शूटिंग लोकेशन की डायरेक्टरी और एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। नीति के तहत थिएटर रिलीज की न्यूनतम शर्त और सब्सिडी प्राप्त फिल्मों में राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को श्रेय अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ये पहल राज्य को फिल्मिंग हब बनाने और युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सीकर के रामगढ़ शेखावाटी के दौरे पर रहे। फतेहपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने 51 किलो फूलों की माला से सीएम का स्वागत किया। सीएम ने सीकर और झुंझुनू जिले में 539 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का रिमोट से बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने 70 साल तक जनता को ठगने का काम किया और पंजे ने गंजा करने का काम किया है। उन्होंने कहा, शेखावाटी के लोगों ने अभी केवल ट्रेलर ही देखा है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए ट्विटर पर बयान देने वाले नेताओं को सच्चाई का पता चल जाएगा। उनकी सरकार ने जो संकल्प लिया है उसे पूरा कर रही है और जनता के बीच आकर हर साल अपने कामों का हिसाब भी दे रही है। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई वरिष्ठ बीजेपी नेता मौजूद रहे। यहाँ के उद्यमियों ने न केवल प्रदेश में बल्कि देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी उद्यमता का परचम फहराया है। मैं जब भी राजस्थान के बाहर जाता हूं, वहां के बड़े बड़े उद्यमी जब मैं उनसे पूछता हूं तो 70 और 75% इस शेखावाटी के ही निकलते हैं। शेखावाटियों के उद्यमियों की एक दूसरी खूबी है, वो ये है कि वो समाज सेवा के कार्य में हमेशा अग्रसर रहते हैं। और अभी कह रहे थे कि यहाँ की बावड़ियां, यहाँ की हवेली, यहाँ के कुएं, यहाँ का स्टेडियम बन रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने जमीन भी दी है और 100 करोड़ भी उसमें लगाए हैं। ऐसे दानवीर भी आए हैं। हमेशा परोपकारिता की भावना आपके अंदर कूट कूट करके भरी है। इस शेखावाटी की एक खूबी ये भी है कि इस मिट्टी में जन्म लेने वालों में मातृभूमि की सेवा करने का जनून भी है और वो जनून से मातृभूमि की सेवा करते हैं। यही वजह है कि आज भी इस क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में सेना और सशस्त्र बलों में और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मां भारती की सेवा कर रहे हैं। इस शेखावाटी के लाल, कोई भी ऐसा देश के अंदर युद्ध नहीं होगा जिसमें मेरे शेखावाटी के लालों का उनमें समर्पण नहीं होगा, उनमें त्याग नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी शेखावाटी की खास पहचान है। यहाँ के लोगों पर मां लक्ष्मी की भी कृपा है, मां दुर्गा की भी कृपा है और मां सरस्वती की भी कृपा है। तीनों देवियों की असीम कृपा है। ऐसे पुरुषार्थी लोगों की ये भूमि है। आज निश्चित रूप से आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। मेरा मन बहुत ही प्रसन्न है। पिछले 2 साल में राजस्थान की मूलभूत समस्याएं, चाहे वो जल से संबंधित हो, चाहे विद्युत से संबंधित हो, चाहे कानून व्यवस्था से संबंधित हो और चाहे पेपर चोरों से संबंधित हो, हर क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन काम करने का प्रयास किया। और इनका एकमात्र सपना यह है कि इनके 2023 से 2028 के कालखंड में ये राजस्थान विकासशील राजस्थान से विकसित राजस्थान के रूप में परिणित हो और राजस्थान का हर नागरिक खुशहाल हो, यहाँ की हर समस्याओं का समाधान हो और विकास की गंगा बहे। और बहुत जल्दी 17 जिलों के इन्होंने
राम जल सेतु का गत दिसंबर में शिलान्यास करवाया था। आने वाले दिनों में हमारे सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों के लिए यमुना जल के कार्यक्रम का भी शिलान्यास होगा और हमारे यहाँ भी वर्षों से प्रतीक्षित यमुना का जल हमारी समरुद्रा। जिन हवेलियों के बारे में संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाया है, ऐसी 200 से अधिक हवेलियां इसी रामगढ़ में है। मुख्यमंत्री जी यहाँ की छतरियां देखें, यहाँ की बावड़ियां देखें, यहाँ के भित्ति चित्र देखें और विशेष तौर पर यहाँ रामगोपाल पोद्दार जी की छतरी में अगर देखेंगे तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण 1872 में किया है, जो आज सजीव है। यहाँ वेद मंदिर है जहाँ वेदों को सजीव तरीके से चित्रण किया गया है। यहाँ लाल कुएं के बालाजी है जहाँ बालाजी महाराज हनुमान जी के जीवन चरित्र को चित्रित किया गया है। और अगर मैं छोटे शब्दों में कहूं, ये रामगढ़ ओपन आर्ट गैलरी है एक तरह से। आज ये लोग अभिनंदन करने आए हैं। रामगढ़ में आपके निर्देशन पर पहले जो 34 ग्राम पंचायत थी वो बढ़कर 52 हो गई और यहाँ आपने ये उपखंड होते हुए भी किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। आपके निर्देश पर ये रामगढ़ शेखावाटी अब नई पंचायत समिति के रूप में आपके सामने ये लोग विराज। और अब जयपुर की बात करेंगे। सवाई मानसिंह अस्पताल में हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के मॉक ड्रिल। एटीएस की ईआरटी टीम ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। परिदृश्य में आतंकवादी बनकर बदमाश अस्पताल में घुसे, मरीजों के परिजनों को बंधक बनाया गया। सूचना मिलते ही एटीएस ईआरटी टीम मौके पर पहुंची। तुरंत कार्रवाई में ईआरटी ने 2 बदमाशों को ढेर किया। ऑपरेशन के दौरान अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा। मरीजों और परिजनों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल देखने को मिला। मॉक ड्रिल होने की जानकारी मिलते ही राहत की सांस ली। आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों का जायजा यहां पर लिया गया। तो जयपुर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एटीएस की ईआरटी टीम ने किस तरह से अभ्यास किया। ये तमाम तस्वीरें आतंकवादी बनकर बदमाश अस्पताल में घुसते हैं और मरीजों के परिजनों को बंधक यहां पर बनाया जाता है। मॉक ड्रिल का आयोजन यहां पर किया गया। ईआरटी टीम ने 2 बदमाशों को यहां पर ढेर किया। आपात हालात से निपटने की तैयारियों का परीक्षण यहां पर किया गया। राजधानी जयपुर में जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। जनवरी में जेसीटीएसएल को मिलेगी 150 पीएमई बसें। पहले चरण में बगराना डिपो से 75 बसों का संचालन। बगराना डिपो में चार्जिंग स्टेशन और विद्युत कनेक्शन पूरा। टोटिया आगार से भी 75 बसें चलाने की योजना। टोटिया आगार में बिजली कनेक्शन नहीं होने से देरी संभव। नई बसों का संचालन जीसीसी मॉडल पर होगा। राज्य सरकार 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की तैयारी में। प्रस्तावित बसों में 50 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें शामिल है। तो एक अहम सौगात और राजधानी जयपुर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें अब दौड़ेगी और उसको लेकर के तैयारियां पूरी की गई है। पहले चरण में बगराना डिपो से 75 बसों का संचालन किया जाएगा। विद्युत कनेक्शन पूरा हो चुका है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और जल्द अब इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन और विद्युत कनेक्शन पूरा कर लिया गया है। बसें पूरी तरह से रेडी है और जल्द राजधानी को ये महत्वपूर्ण सौगात मिलने जा रही है। पहले चरण में बगराना डिपो से 75 बसों का संचालन किया जाएगा और तमाम तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। और ऐसे में जो भी आवाम इन बसों को और ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, कब से ये सौगात मिलना शुरू हो जाएगी? कितनी इलेक्ट्रिक बसेस तैयार है? पहले चरण में कितनी? पूरी विस्तार से जानकारी दीजिए।
देखिए नुपुर, राजधानी जयपुर में जो शहरी परिवहन है उसके लंबे समय से बसों का अभाव था और जयपुर में लगातार जो लोग हैं वो बसों की कमी की समस्या से जूझ रहे थे। कई महीनों हो गए, लंबी एक एक्सरसाइज चली है। उसके बाद में ये जो बस है ये चलाने का फैसला किया गया है। इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी राजधानी जयपुर में, जो अपने आप में बड़ी सौगात है। दरअसल बसों की कमी पूरी करने के साथ साथ सरकार के सामने ये भी चुनौती थी कि किस तरह से शहर का जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए और किस तरह से जो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन है उसकी तरफ बढ़ा जाए। इसी की एक्सरसाइज चल रही थी। बजट में घोषणा भी हुई थी कि शहर को परिवहन भी दिया जाएगा और वो इको फ्रेंडली भी होगा। लिहाजा उसी को ध्यान में रखते हुए तो इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया गया है। 150 इलेक्ट्रिक बसें हैं, वो जनवरी के महीने में जनवरी के अंत तक जो बस है वो चला दी जाएंगी। ये जो जानकारी है वो मिली है और ये सभी बसें लगभग बनकर तैयार है। तो जो आगार है राजधानी के, बगराना आगार और टोडी आगार से बसों का संचालन होगा, जिसमें से बगराना आगार में जो चार्जिंग स्टेशन वगैरह बन चुके हैं तो संभवतः जनवरी में पूरा जो संचालन है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन टोडी आगार में अभी जो मूलभूत सुविधाएं होती है इलेक्ट्रिक बस चलाने की वो अभी पूरा सेटअप हुआ नहीं है। चार्जिंग स्टेशन भी पूर्ण रूप से नहीं बने, तो वहां पर ये जो इंतजार है संभवतः और ज्यादा करना पड़ेगा। तो एक सौगात है, लेकिन आधी अधूरी सौगात मिल जाएगी। करीब 75 जो बसें हैं वो जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जयपुर की आवाम को एक महत्वपूर्ण सौगात। और राजधानी से दूसरी खबर, जेडीए की ऑनलाइन सेवाओं पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकास आयुक्त आनंदी ने कार्यशाला की अध्यक्षता की। जेडीए की कार्यप्रणाली और ऑनलाइन सेवाओं की यहां पर पूरी जानकारी दी गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर प्रिया बलराम शर्मा, आईटी सलाहकार आरके शर्मा मौजूद रहे। सोशल मीडिया के माध्यम से जेडीए सेवाओं के प्रचार प्रसार पर यहां पर पूरा जोर दिया गया। और अब बात जैसलमेर की, जहां पर क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए तैयारियां पूरी की गई है। देश विदेश से आए सैलानी शहर के होटल, हेरिटेज प्रॉपर्टीज और सम के डेजर्ट कैंप में लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट, लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। क्रिसमस थीम डेकोरेशन, विशेष डिनर और पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। दिन में सैलानी सोनारदुर्ग, हवेलियां और गड़ीसर झील जैसी ऐतिहासिक जगहों का भ्रमण कर रहे हैं, जबकि बॉर्डर विजिट का रोमांच भी खूब भा रहा है। जैसलमेर का सुहावना मौसम और सुनहरी रेत इसे देशी विदेशी पर्यटकों के लिए यादगार उत्सव स्थल बना रहे हैं। के अवसर पर जो है हम प्रयागराज से जो है जैसलमेर सिटी घूमने के लिए आए हुए हैं और बहुत ही खुशनुमा मौसम है यहाँ का। और यहाँ का क्राउड, यहाँ की भीड़, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे लोगों का आवागमन जारी है। और यहाँ की भीड़ देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगले 9 वर्ष तक बहुत ही अच्छा माहौल और बहुत ही अच्छा भीड़ यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे खाने पीने से लेकर के घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है। जो फूड प्रमोशंस हैं हमने वो भी उसी हिसाब से प्लान किए कि वो मैच करे फेस्टिव वाइब्स को। उसके अलावा कई सारे हमने और गेस्ट के लिए एक्सपीरियंसेस क्यूरेट किए हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से आपके माध्यम से कि प्लीज जैसलमेर पधारें। मारधरा की मखमली बालू रेत के समुद्र के बीच बसी स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों पूरी तरह जश्न के रंग में डूबी नजर आ रही है। क्रिसमस और नववर्ष के स्वागत को लेकर देश और विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। पर्यटन सीजन के पीक पर पहुंचते ही जैसलमेर के होटल, हेरिटेज प्रॉपर्टी और डेजर्ट कैंप लगभग हाउसफुल हो चुके हैं। सम के धौरों से लेकर शहर के लग्जरी होटलों तक क्रिसमस ईव और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर विशेष कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली गई है। लाइव म्यूजिक, लोक नृत्य, डीजे नाइट और थीम डिनर के साथ सैलानियों को एक यादगार अनुभव देने की कोशिश की जा रही है। सुनहरी रेत, सुहावना मौसम और राजस्थानी संस्कृति के बीच जश्न मनाने का यह अनोखा अंदाज जैसलमेर को एक बार फिर देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बना रहा है। सहयोगी आशीष पुरोहित के साथ हरिवल्लभ पुरोहित, सच में धड़क, जैसलमेर। और अब बीकानेर के नापासर की बात करेंगे। मूंगफली से भरे ट्रक में भीषण आग लगी है। बिजली के तारों के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट हुआ। नापासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। नापासर रेलवे फाटक के पास का यह हादसा हुआ है।
तो मूंगफली से भरे ट्रक में भीषण आग लगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मूंगफली से भरे ट्रक में यहां पर आग लगी, जिसके बाद में अफरा तफरी यहां पर मच जाती है। लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो जाती है और देखिए कि मूंगफली पूरी तरह से सड़क पर बिखरी हुई दिखाई देती है और आग की लपटें भी आप देख सकते हैं कि ट्रक से किस कदर धुआं यहां पर निकल रहा है। ब्यावर के बिराटिया खुर्द में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब बाइक स्टार्ट करते समय अचानक इंजन ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में 2 भाई गंभीर रूप से घायल हुए। भोजाजी का बाड़िया के रहने वाले सुरेंद्र काठात और उसका छोटा भाई काकू काठात बाइक से ननिहाल जा रहे थे, तभी रास्ते में बाइक बंद हुई। बाइक को दोबारा चालू करने के दौरान जैसे ही सुरेंद्र ने किक मारी, उसी समय तेज धमाके के साथ में इंजन फटा। धमाका इतना भीषण था कि सुरेंद्र के हाथ की सभी उंगलियां अलग हुई, जबकि छोटे भाई को हल्की चोटें आई। आसपास के लोगों ने दोनों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स के मुताबिक सुरेंद्र की हालत गंभीर है। प्रारंभिक तौर पर इंजन ऑयल की कमी से हादसे की आशंका जताई जा रही है। तो ब्लर करके हमने इन तस्वीरों को दिखाया है। डीडवाना में बीएलओ ने ओबीसी सर्वे में कार्यभार सौंपे जाने का विरोध करते हुए एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा एसआईआर का काम अभी पूर्ण नहीं हुआ और ओबीसी सर्वे का अतिरिक्त भार देने से उनका अत्यधिक दबाव भी बन रहा है। शिक्षकों ने बताया कि यह आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 27 के खिलाफ है और उन्हें स्कूल में पढ़ाने के बजाय गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बीएलओ ने ओबीसी सर्वे में उन्हें मुक्त करने और अन्य विभागीय कर्मियों को कार्य में लगाने की मांग की है। एसआईआर का कार्य संपूर्ण होने से पहले ही राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना करते हुए यहाँ भी सभी बीएलओ को डीडवाना तहसील में 246 बीएलओ उनको परगणक लगा दिया गया है ओबीसी सर्वे के अंतर्गत, जबकि राज्य सरकार और आरटीई के नियमों में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग के कार्य या आपदा के कार्य के अलावा अन्य प्रकार का किसी भी प्रकार का कार्य बीएलओ से नहीं करवाया जाए। उसके उपरांत पर जोर जबरदस्ती से बीएलओ के ऊपर थोपा जा रहा है, जो हमें नया शिक्षण सत्र जल्दी शुरू करवाने के कारण बोर्ड परीक्षाएं भी फरवरी में एंड में 12 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और हमें पहले भी एसआईआर में 1.5 महीने से ज़्यादा का समय लग गया है और हर स्कूल में 2-3 बीएलओ है। तो इस प्रकार से पूरी तरह से शिक्षण व्यवस्था चौपट हुई है और हम हमारे संगठन है, जो भी हमारे बने हुए शिक्षक संगठन, उनके माध्यम से बार बार यही मांग करते हैं कि हमें गैर शिक्षण जितने भी कार्य है, शैक्षिक कार्य गैर शैक्षिक है, उनसे मुक्त किया जाए, लेकिन बार बार अधिक से अधिक थोपे जा रहे हैं। हर कार्य शिक्षकों पर थोप दिए जाते हैं और शिक्षकों में भी हम राजस्थान सरकार की मोबाइल कैंसर निदान वैन आज भीनमाल उप जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच करवाई। डॉक्टर राहुल खन्ना ने स्तन, मुख और सर्वाइकल कैंसर समेत अन्य प्रकार के कैंसर रोगों की स्क्रीनिंग करके पहचान की। वैन में आधुनिक जांच सुविधाओं के माध्यम से रोगियों को कैंसर के लक्षण, बचाव और समय पर इलाज की जानकारी दी। ये पहल ग्रामीण और दूरदराज में विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने और समय पर उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की है। हमें जोधपुर संभाग को लगभग जोधपुर संभाग पूरा कवर किया। इसमें विभिन्न 200 प्लस किलोमीटर भी कैंप्स लग रहे हैं। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, आपकी जालौर, भीनमाल, सिरोही सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हुए हैं। उसके तहत हम कैंसर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से हम मतलब कैंसर के रोकथाम के लिए इसमें मुख्य रूप से मुख्य कैंसर हुए, गर्भाशय के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसके अलावा विभिन्न कैंसर की रोकथाम के हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके तहत हम आज भीनमाल जिले में आए एसडीएच में, और इसमें हम बांसवाड़ा में महात्मा गांधी नरेगा योजना के 160 संविदा कार्मिकों ने मुख्यमंत्री राजस्थान को ज्ञापन सौंपकर नियमितीकरण की मांग की है। संघ ने आरोप लगाया कि अन्य जिलों के नरेगा कार्मिकों को नियम 2022 के तहत नियमित किया जा रहा है, जबकि बांसवाड़ा के कर्मचारियों को लोक विज्ञापन न होने का हवाला देकर बाहर रखा। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी तो वे सामूहिक इच्छा मृत्यु की चेतावनी देंगे। तो तस्वीरें आपको दिखाई है। जिला बांसवाड़ा के सभी नरेगा कार्मिक संघ राजस्थान सरकार से निवेदन करते हैं कि हम 2007 से नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। इसमें सभी जिलों का एडॉप्शन हो गया है। हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही का एडॉप्शन बाकी है। हमारा एडॉप्शन कर हमें नियमित करावें एवं
हमारी जो अनियमित सैलरी है, जो हमें नियमित समय पर नहीं मिल रही है, इस पर भी सरकार। धार्मिक नगरी रामदेवरा की ग्राम पंचायत सभागार कक्ष में सरपंच प्रशासक समंदर सिंह की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्राम विकास अधिकारी चौथाराम सोलंकी ने महानरेगा योजना में किए गए संशोधनों के साथ नई जी रामजी योजना और जी रामजी एक्ट के प्रावधानों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन के साथ ही गांव के सर्वांगीण विकास को गति देना है। ग्राम सभा में ग्रामीणों ने ग्राम विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया और सर्वसम्मति से उन्हें अनुमोदित भी किया। सभी ने योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और विकास कार्यों में सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। अंत में सरपंच प्रशासक समंदर सिंह ने मौजूद ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए सभी से ग्राम विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील की। सायला की तालियाना ग्राम पंचायत में विकास रथ का भव्य स्वागत किया गया, जहां पर ग्रामीण महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत किया। अभियान के तहत राज्य सरकार की 2 सालों की उपलब्धियां और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी। ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, सामाजिक सुरक्षा, चिरंजीवी जैसी कई योजनाओं से अवगत करवाया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रशासक, विकास अधिकारी, रोजगार सहायक, वार्ड पंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अजमेर में साइबर ठगों ने बच्चों के खेलते समय मोबाइल का फायदा उठाकर बैंक खाते से 10.85 लाख रुपए उड़ा लिए। अजय नगर निवासी राजकुमार ने अपने बेटे को मोबाइल फोन गेम खेलने के लिए दिया था, जिसके दौरान अज्ञात व्यक्ति ने मेल आईडी और पासवर्ड हासिल करके नकदी निकाल ली है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की है। निवासी है राजकुमार, अजय नगर पुलिस स्टेशन रामगंज। उन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया गेम खेलने में, और बच्चे ने गेम खेलते खेलते ऐसे ऐप इंस्टॉल कर लिए जिससे उनके 10,85,000 रुपये का पैसा फ्रॉड गया, और अलग अलग ट्रांजैक्शन में करके पैसा कटा है। तो बच्चों को जो भी मोबाइल आपका बैंक से अटैच है उसको अगर वो नहीं देते तो वो पैसे बच जाते। क्या कहना चाहते हैं आम जनता से? आम जनता से यही है कि जो भी अपने बच्चों को आप गेम खेलने के लिए मोबाइल देते हो, जो अगर बैंक से अटैच से जो मोबाइल है उसको कृपया नहीं दें। उसका पासवर्ड वगैरह क्या सिक्योर पासवर्ड। बांसवाड़ा के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास पाशाबास की छात्राओं ने वार्डन ममता सोलंकी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की है। छात्राओं का कहना है कि छात्रावास में 100 की क्षमता के बावजूद व्यवस्थाएं बदहाल है, भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब, जली कच्ची रोटियां, कीड़े लगी सब्जियां परोसी जाती है और छात्राओं से ही रोटियां भी बनवाई जाती है। समय पर नाश्ता नहीं मिलता, महीनों से केवल पोहा दिया जा रहा है। ठंड में गर्म पानी, स्वेटर जैसी अव्यवस्थाएं यहां पर देखने को मिली है। जो सामग्री आती है ना लड़कियों की, वो सामग्री 2 महीने के बाद ही जाती है। 1 महीने छोड़ के 2 महीने के बाद ही जाती है। वो भी आधा सामान लड़कियों का होता है, आधा सामान पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। आधा सामान ही हमको मिलता है। कौन से छात्रावास से आए हो आप लोग? KGB कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास। ये लड़कियां मेरे छात्रावास में पढ़ती हैं, लेकिन ये किसी के बहकावे में आकर के वहाँ पे गई हैं। बाकी खाना भी समय पर मिलता है, खाना अच्छा भी बनता है। ये निरीक्षण भी हुए, मेरे जितनी भी बार निरीक्षण हुए हैं वहाँ पे सब जगह से इन बच्चियों ने संतुष्टि का ही दिया है और वो वैसा ही लिख करके भी गए हैं। कल सहायक सामग्री का थोड़ा इस बार देर हुई है, लेकिन आज बांटने ही वाले थे हम, आज ही होने वाला है। कमेटी नोडल प्रभारी ने कमेटी भी बना दी है। ये किसी न किसी के बहकावे में आकर के गई है सर। बाकी यहाँ से कोई ऐसी शिकायत वाली बात है ही नहीं। समय पे इनको खाना भी मिलता है। इनका मंथली जो सहायक सामग्री मिलती है उसके फोटोग्राफ्स भी मेरे पास हैं सबूत के तौर पर कि हर महीने इनको तेल साबुन वितरण किया जाता है। सरदार शहर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरदार शहर पुलिस ने 2 किलो 670 ग्राम अवैध अफीम जब्त करके एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई अफीम की अनुमानित कीमत करीब 12.5 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई सरदार शहर हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान हुई, जहां पर पुलिस ने वाहन की जांच के दौरान अफीम की तस्करी का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी को वाहन सहित गिरफ्तार करके उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आगे की जांच की जा रही है। अलवर के राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर के राजगढ़ कस्बा पूरी तरह बंद रहा। राजगढ़ आवाज मंच के आह्वान पर व्यापारी
सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। पंडित भवानी सहाय चौक से विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें नागरिकों ने केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ से दलालपुरा स्थानांतरित करने के फैसले का कड़ा विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि साल 2021 में स्वीकृत विद्यालय को और चलिए अब आपको सीधा बीजेपी कार्यालय ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद है। क्या कुछ हो रहा है देख लेते हैं तस्वीरें। सबसे पहले सच बेधड़क पर तो आप देख सकते हैं कि कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और उससे पहले बीजेपी कार्यालय में कई कार्यक्रम यहां पर रखे गए। दीपदान का कार्यक्रम यहां पर रखा गया। लगातार सबसे पहले सच बेधड़क पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तमाम कार्यकर्ताओं से, लोगों से रूबरू होते हुए, मुलाकात करते हुए, उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए दिखाई देते हैं और सभी की तरफ से तहे दिल से जो भेंट आती है, बुके आते हैं फूलों के रूप में, उन्हें स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को अभिवादन करते हुए दिखाई देते हैं और देखिए कि किस तरह से सभी का अभिवादन बड़ी ही सादगी और गंभीरता के साथ में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा स्वीकार करते हैं और बहुत ही गंभीरता के साथ में सभी की बातों को भी सुनते हुए दिखाई देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, जब भी हम लीडरशिप की बात करते हैं, किसी भी नेता की बात करते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, जो तस्वीरें सच बेधड़क पर हम देख पा रहे हैं, तमाम लोगों से रूबरू होते हुए, अभिवादन स्वीकारते हुए, बड़ा ही सादगी भरा अंदाज यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का दिखाई दे रहा है। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जब भी पार्टी कार्यालय आते हैं तो कार्यक्रम के अलावा भी तमाम पार्टी के पदाधिकारियों से मिलते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, पार्टी के तमाम पदाधिकारी बैठते हैं, चाय पीते हैं और पूरा एक चर्चा करते हैं, क्योंकि सत्ता और संगठन का समन्वय बेहतर होता है तो सरकार बेहतर रिजल्ट दे पाती है। और क्योंकि वो यही से निकले हैं, लंबे समय महामंत्री रहे हैं और कार्यकर्ताओं से उनका लगाव है, जुड़ाव है, तो जब भी आए कार्यकर्ताओं का बड़ा मन होता है, क्योंकि यहाँ हर कार्यकर्ता उनको बिल्कुल अपना समझता है। उनके अंदर भाव होता है कि हमारे भाई साहब हैं, इस भाव में मिलते हैं। और श्री भजन लाल शर्मा उनकी भावनाओं का पूरा ध्यान रखते हुए हर कार्यकर्ता से मिलते हैं, संवाद करते हैं और उसके बाद आगामी कार्यक्रम के लिए निकलते हैं। आज चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती से पूर्व दीपदान का कार्यक्रम पार्टी मुख्यालय पर रखा गया था, तो कार्यक्रम में शिरकत करने कार्यकर्ता पहुंचे और उसके बाद जब कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर बैठे, पार्टी के पदाधिकारी बैठे। अब जब वापसी उनकी हो रही है तो कार्यकर्ता तभी से इंतजार कर रहे थे कि जब जैसे ही मुख्यमंत्री निकलेंगे तो हम उनसे अभिवादन करेंगे, उनसे मिलेंगे। तो ये तस्वीरें, और एक खास बात हो, गाड़ी पोर्च में खड़ी है लेकिन वो कभी जनरली गाड़ी में नहीं बैठते। पार्टी का जो पूरा बाहर गेट तक वो पैदल ही निकलते ताकि कार्यकर्ताओं से सहज भाव से मिलना हो जाए और जो कार्यकर्ता इंतजार भी करते हैं। और यही तस्वीर लगातार बीजेपी के कार्यालय से आपको अक्सर देखने को मिलती है। और मैं अगर कहूँ कि मेरे सहयोगी लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जहाँ से बीजेपी का जो पोर्च है, जहाँ गाड़ी खड़ी होती है, वहां से लेकर और बाहर तक आपको लगातार कार्यकर्ताओं की लंबी कतार है। हर कार्यकर्ता से मिलना, हर कार्यकर्ता से बात करना, हर कार्यकर्ता से संवाद करना, इसके बाद वो आगे अपने सीएमआर निकलेंगे। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, ये कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, तस्वीरें अपने आप में गवाही का सबसे बड़ा सबूत होती है और ये तस्वीरें अपने आप में ये गवाही देती है कि जिस तरह से यहाँ पर लोग आए हैं और एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि आप सुन रहे हैं और जिस तरह से जन जुड़ाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो वाकई में ये गवाही देता है कि एक लीडरशिप तब खास हो जाती है जब उन्हें सुना जाता है, समझा जाता है और शायद लोग इसी उम्मीद से भी आते हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री हर एक शख्स को रिस्पॉन्ड करते हुए दिखाई देते हैं। लाल सिंह जी, देखिए, लेकिन इसमें कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि खासकर कार्यकर्ता को लेकर मैं कह सकता हूँ, कार्यकर्ता को अगर रेस्पॉन्ड मिलता है तभी कार्यकर्ता इस तरह की तस्वीरों में नजर आता है, यानी कि इंतजार करता है अपने नेता का। कार्यकर्ता क्योंकि स्वाभिमानी होता है, अपने मेहनत करके पसीना खून बहाकर पार्टी खड़ा करता है, पार्टी के लिए लड़ता है, पार्टी की नीतियों के लिए संघर्ष करता है, अपने नेता के लिए संघर्ष करता है, अपने विचार के लिए संघर्ष करता है। तो पार्टी का कार्यकर्ता एक चीज जरूर हमेशा ध्यान रखता है, स्वाभिमान, और स्वाभिमान के लिए पहली चीज है उसको प्रॉपर एक रेस्पॉन्ड मिले। यही वजह है कि मुख्यमंत्री
मदन लाल शर्मा इन बातों का हमेशा ख्याल रखते हैं। हमेशा इन बातों का उन्होंने ध्यान रखा है कि पार्टी कार्यकर्ता का मान हो, सम्मान हो। और वो कई बार कहते भी है, अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरा मान और सम्मान मिलेगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और ये कई बार उन्होंने कहा है, कई बार उन्होंने कहा है, मंच से भी कहा है, कार्यकर्ता निश्चिंत रहे, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं का मनोबल रखा जाएगा, कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान ध्यान में रखा जाएगा। बिल्कुल लाल सिंह जी, और शायद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बखूबी तरीके से इस बात को और भी ज्यादा अच्छे से समझते हैं। इसकी वजह ये भी है कि वो खुद जमीनी कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं लंबे समय तक, पहली बार विधायक और फिर पहली बार मुख्यमंत्री। एक बड़ा महत्वपूर्ण सफर, तो जुड़ाव तब और ज्यादा हो जाता है जब आप खुद उस जमीन से जुड़े रहे। लाल सिंह जी बिल्कुल, मैं वही आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, और जो भी कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं, इन कार्यकर्ताओं को नाम से पहचानते हैं। और इसके साथ ही राठौर के साथ है, पर जो भी कार्यकर्ता मिल रहा है उनकी पुरानी यादें अगर जुड़ी हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, वो आप नाम से उनको बुला रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है कार्यकर्ताओं को। जब प्रदेश के मुखिया उनको नाम से बुलाते हैं तो यही तस्वीर आपको पार्टी कार्यालय में भी नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बीजेपी कार्यालय के बाहर रवानगी की शायद तैयारी की जा रही है, लेकिन बाहर तक लंबी लंबी बीजेपी कार्यकर्ताओं की कतारें देखने को मिली। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस दौरान मौजूद रहे, और वाकई में कार्यकर्ताओं का हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है जब आपका जन नेता इस तरह से हर एक को मोटिवेट करता है, उत्साह भरता है। जब लीडरशिप मजबूत होती है तो रिजल्ट भी मजबूत होते हैं, और ऐसे में कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा दिखाई देता है। जान फूंकने का काम मतलब लगातार अपने मोटिवेशन से, अपनी लीडरशिप से, उत्साहवर्धन से।